नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल ईडी की टीम ने सोमवार सुबह चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह पूरे राज्य में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे से जुड़ी हुई। चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की है। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकाने भी इस पूरे छापेमारी के क्रम में शामिल है। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की है। ईडी की टीम ने रायपुर में चैतन्य बघेल के घर पर रेड की। इसके बाद पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। जानकारी के मुताबिक ईडी की कई टीमें राज्य के अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डेटा की भी जांच कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, तो ये बहुत बड़ी खबर है खासकर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक पूर्व सीएम के बेटे के घर छापेमारी होती है ईडी की। हालांकि ईडी को तो एक्टिव देखा जाता है और देखा जाता रहा है मौजूदा कुछ समय में, लेकिन रसूखदारों के घर पर अब डायरेक्ट अटैक, क्या कुछ है पूरा घटनाक्रम, कैसे हुई यह छापेमारी और क्या कुछ निकल कर आया अभी तक पीयूष? देखिए, ये सुबह 4 बजे, तड़के 4 बजे की कार्रवाई है। ईडी की करीब 15 ने एक साथ छापेमारी। अगर सिर्फ भिलाई दुर्ग की बात करें, जहां भूपेश बघेल का निवास है भिलाई 3 में, वहां पे भी 4 बजे टीम पहुंची थी और सबसे पहले उनके वाहन को जब्ती बनाया गया और वाहन के कागजातों को जब्ती बनाया गया। जो वाहन खड़ी थी जिसमें वो भूपेश बघेल चलते हैं, तो भूपेश बघेल के अतिरिक्त 4 जगहों में और भी छापेमारी की गई है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है। तो ये सियासत गरमाने वाली बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र भी चल रहा है और आज हंगामेदार होने की पूर्ण आशंका है, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल इसमें पुरजोर विरोध शासन का करेगा। जो प्रतिक्रिया भूपेश बघेल की भी आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और मेरे परिवार को यहाँ पे लक्ष्य साधकर दबाने की कोशिश की जा रही है। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष, आपका नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। तो यह बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, कई विभागों के प्रस्तावों पर मंजूरी होगी। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों को आगामी कार्यक्रम और संगठनात्मक चुनाव के दृष्टिगत अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देर शाम सीएम जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा भी करेंगे, ताकि जल्द पीएम मोदी से लोकार्पण कराया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम से अप्रैल में नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय देने का अनुरोध भी किया। सूत्रों की माने तो सीएम ने प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के साथ पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा की। बता दें कि योगी शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है और कई इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो यूपी की सियासत में कुछ ना हो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो सीधे सरकार से जुड़ी ये पूरे की पूरी शेड्यूल है। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी हैं, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है अगले महीने, उसके साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मिलना है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। ऐसे में ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है ये कितना अहम है
और जो मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी नड्डा साहब से और तमाम प्रधानमंत्री मोदी से भी, ऐसे में अब आगे क्या कुछ निकल कर इससे सामने आ सकता है? जी बिल्कुल कुणाल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से कल, अब ये माना जा रहा है कि होली के बाद जो संगठन का विस्तार दिया जाना है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, तमाम जो संगठन को बढ़ाया जाना है उसको विस्तार देने की बात उसमें हुई है। और साथ ही साथ जो सरकार में फेरबदल की कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ चर्चा हुई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में जो फेरबदल होगा वो होली के बाद ही संभव है। और ये क्या जेवर एयरपोर्ट को लेकर के भी निमंत्रण दिया गया है क्या आनंद? क्योंकि बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर यूपी के वासी, की जल्द गुड़गांव की ओर ना जाना पड़े, यहीं से लोग फ्लाइट पकड़ लें। बिल्कुल, देखिए जेवर एयरपोर्ट का जो एक टर्मिनल है वो लगभग पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके अनुकूल बना है, उससे बड़ा ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और उसके उद्घाटन के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात में इसका जिक्र जरूर किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से यह खबर जुड़ी हुई है, जहां उप मुख्यमंत्री और वित्त और नियोजन मंत्री अजीत पवार आज महाराष्ट्र के वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट को पेश करेंगे। ये नए महायुति सरकार का पहला बजट होगा और अजीत पवार के लिए वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट होगा। इस बजट का मुख्य फोकस किसान, श्रमिक, महिलाएं, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी और युवा है। उन्होंने 2021 का बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित किया था। 22 का बजट छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर पेश कर उनके बलिदान, स्वराज्य निष्ठा और वीरता को समर्पित किया था। अजीत पवार ने कृषि, उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य और मानव संसाधन ऐसे तमाम जो योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता देते हुए पंचसूत्रीय बजट पेश किए हैं। पिछले साल का चुनाव पूर्व बजट व्यापक और क्रांतिकारी था, जिसने महायुति सरकार की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई। इस बार भी जनता को अजीत पवार से बड़ी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि वे इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। तो महाराष्ट्र में बजट पेश होने वाला है और लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ खास रह सकता है? हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ गए हैं। सरबजीत, तो 11वां बजट पेश करने का मौका अजीत पवार को मिल रहा है और अजीत पवार हर बार कुछ स्पेशल ओकेजन पर बजट पेश करते हैं, कभी महिलाओं के लिए, कभी संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर। ऐसे में अब जो बजट वह पेश करेंगे, इससे लोगों को, खासकर महाराष्ट्र वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? कुछ खास होने वाला है? किन सारे स्कीम्स पर फोकस रहेगा? महाराष्ट्र में आज बजट सदन का 10 तारीख आज बजट 2 बजे पेश किया जाएगा। तो बजट पे सबकी निगाहें हैं। हालांकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं महाराष्ट्र में सरकार को, और वहीं आज जो बजट है, बजट पे जो विपक्ष है पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठा है। और वहीं व्यापारी वर्ग से लेकर किसान से महिला योजना, किन किन योजनाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बजट पे। 2 बजे ये बजट पेश होगा। तो देखना है कि जिस तरह से जो सरकार ने जो वादे किए थे महिलाओं को जो अपना 1500 रुपए का जो वो देने वाले थे, उसमें 2100 देने की बात कही गई थी। तो क्या इस बजट में वो मेंशन किया जाएगा, या किसान योजना से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं और जिसमें उनको लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में किसान वर्ग और महिला सुरक्षा को लेकर सभी की निगाहें बजट पर हैं। लेकिन जैसे ही बजट निकलेगा तो विपक्ष पूरी तरह से कमियां निकालने पर नजर गड़ाई बैठी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका बातचीत करने के लिए। अगली बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आ रही है, जहां इस बार वीआईपी दर्शन के लिए लोगों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले जितने भी वीआईपी अतिथि हैं, वो इस बार दर्शन करने पर उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां वीआईपी अतिथियों से इस बार शुल्क नहीं लिया जाएगा। बद्री केदार समिति यानी बीकेटीसी ने 2023 में वीआईपी दर्शन करने पर 300 रुपये शुल्क की व्यवस्था लागू की थी। इससे बीकेटीसी को लाखों रुपए की आय प्राप्त हुई थी। बीकेटीसी ने वर्ष 2023 में तिरुपति बालाजी, श्री वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ मंदिरों में पूजा दर्शन व्यवस्थाओं के प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी अतिथियों से दर्शन करने के लिए 300 रुपये शुल्क लेने का प्रावधान किया था।
इस व्यवस्था से बीकेटीसी को करीब 1.5 करोड़ से अधिक की आय प्राप्त हुई थी। तो केदारनाथ और चार धाम यात्रा से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब वीआईपी अतिथि जो शुल्क देकर के दर्शन करते थे 300 रुपये की, वह अब शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा और अब वह बिना शुल्क के ही दर्शन कर सकेंगे। हालांकि इससे जो बीकेटीसी है यानी जो प्रबंधन समिति है वहाँ की, उसको काफ़ी फ़ायदा होता था, एक आय का स्रोत था और इससे सुविधाएं भी और बेहतर तरीके से लोगों को मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्ष 2023 में बीकेटीसी ने अध्ययन किया था तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और तमाम महाकालेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ऐसे में वहाँ की व्यवस्थाओं का, और उसके बाद ये निर्णय लिया था, लेकिन अब इसे विड्रॉ कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, ऐसे तो आमतौर पर शुल्क लगाया जाता रहा है कई इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक और जो पुरोहर होते हैं, धरोहर होते हैं और उसके साथ ही जो मंदिर होते हैं, ऐसे में यह एक अनूठा फैसला है जिसमें शुल्क को विड्रॉ करने की बात सामने आई है। क्या कुछ इसके पीछे कारण है और क्या इससे जो भीड़ मैनेजमेंट है उससे फायदा होगा या और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे? सतीश, देखिए, जिस तरीके से मैं बात करूं, वीआईपी शुल्क लगता था तो वो अब बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। और ये वीआईपी शुल्क सबसे बड़ी समस्या इस बात की होती थी कि वीआईपी शुल्क में लोग परेशान होते थे। अच्छा। क्योंकि जब देखो तब कौन आ रहा है, कोई वीआईपी, और वीआईपी में ये होता था तब फिर उसमें हर कोई घुस जाता था। इस तौर पे इस तरीके से जो भी देना होता था वीआईपी शुल्क 1100 रुपया, तो वो हर कोई दे देता था। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी आम पब्लिक के लिए। तो अब सिर्फ ये रहेगा कि जो वीआईपी हकीकत वीआईपी है और जो इस तरीके का वो रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी, तो ठीक है। नहीं तो ये वीआईपी शुल्क का जो मामला था उसमें बहुत ज्यादा कई बार ही दिक्कतें आई और इसको लेकर काफी चर्चाई हुई। तो इसलिए ये वीआईपी शुल्क बंद कर दिया गया है और वीआईपी शुल्क बंद करने से आम पब्लिक के लिए भी बहुत फायदे रहेगा और वहाँ की जो शासन प्रशासन है, जो मंदिर समिति के लोग हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। आम पब्लिक को तो फायदा होगा सतीश, लेकिन एक राजस्व का नुकसान भी होगा प्रबंधन समिति को। क्या इसके लिए वह तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये इतना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर छोटे छोटे काम तो सरकार ही करती है वहाँ से। वहाँ का ये नहीं है कि मतलब वो मंदिर समिति अपने खर्चे से बहुत कम खर्चा करती है। जो टोटली खर्चा है उससे सरकार का अधीन है मंदिर, सरकार बहुत खर्चा करती है। जिस हिसाब से उस मंदिर, ये 4 धाम यात्रा के उसमें खर्च होता है, अगर उतना पैसा अगर सदुपयोग में जाए, उतना पैसा अगर सारा वो वहाँ के पैसे से खर्च हो, ये नहीं कि छोटा मोटा मंदिर है, बद्री केदार या यमुनोत्री, करोड़ों रुपए आता है, लेकिन फिर भी सुख सुविधाओं के नाम पे वंचित रह जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत होने से भीषण सड़क हादसा हो गया। नगर थाना क्षेत्र के गोटवा बाजार में सड़क हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, 5 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। नगर थाना क्षेत्र के गोटवा बाजार की यह घटना है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटनास्थल पर लंबा जाम भी लग गया है। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए उसने अस्पताल भेज दिया है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए ज़िला अस्पताल भेजा गया है। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां एक तेज़ रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, 5 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता तौफिक खान जुड़ गए हैं बस्ती से, उनसे बातचीत करेंगे। तौफिक, ये बेहद हृदय विदारक घटना है और बहुत ही भीषण यह टक्कर है। तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा, क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट? कुणाल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह 7:30 बजे गुजरात के अहमदाबाद से जो है एक गाड़ी टाटा HX जो है बिहार जा रही थी और बस्ती जनपद के गोटवा ओवरब्रिज के पास जब गाड़ी पहुंची
तो उल्टी दिशा से एक ट्रेलर आ रहा था जी। जिसने कार को टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां से उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद तौफीक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने कीवियों से 25 साल पुराना हिसाब बराबर किया। भारत ने 12 साल बाद एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में पहले खेलने के बाद न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे, जबकि जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 76 रनों की पारी खेली, वहीं केएल राहुल 34 रनों पर नाबाद रहे। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन्स पर चिपके नज़र आए और इस दौरान टीम इंडिया के द्वारा न्यूजीलैंड को पटखनी दे दी गई, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल दिखने लगा। उसी को लेकर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मिठाई बांटकर और पटाखे जलाने के बाद इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। अलीगढ़ के सड़कों पर मनाए गए जश्न में डूबे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि आज इंडिया जीती है तो जश्न मनाना लाजमी है। यही कारण है कि उनके द्वारा नमाज के बाद इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के पुराने शहर का है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दे दी और इस जीत के साथ टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा कर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।